हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सिक्स क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। और इस चैप्टर के एमसीक्यू आज हम करेंगे। और इससे पहले हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है, एक थ्योरी वाली है और एक एमसीक्यू वाली है। आपको जो देखना है आप देख सकते हो। जब आप प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो पहले 8th क्लास की खुल के आएंगी, फिर 7th क्लास की और फिर 6th क्लास की वीडियोस खुलेंगी। और ये जो साइड में लगी हुई है ये सभी प्लेलिस्ट मैंने कराई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में कराया है। अगर आपको ये सब प्लेलिस्ट भी देखनी है, यानी कि 6 से 10 क्लास तक एनसीईआरटी की एमसीक्यू या थ्योरी जो भी देखना है, आप मेरा चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो नहीं है वो हमें बताना है। ए है, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई। बी है, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। सी है, राजधानियों की किलेबंदी केवल पत्थरों से की जाती थी। और डी है, अन्य राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए किलेबंदी की जाती थी। देखो, किलेबंदी ये होती है, मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जहां भी राजा रह रह रहा है या जहां से पूरे राज्य को लीड किया जा रहा है, पूरे राज्य का प्रशासन जहां से हो रहा है, वहां पर क्या करते हैं, इस तरह से बाउंड्री लगा देते हैं। ठीक है। उसके आसपास, ताकि जो बाहर के लोग हैं, जो दुश्मन देश के लोग हैं, दुश्मन देश की जो सेना है वो अंदर एंट्री ना कर पाए, ताकि जो प्रशासन के लोग हैं वो सुरक्षित रह सके, फौज सुरक्षित रह सके, राजा सुरक्षित रह सके। ठीक है। और राजा के साथ साथ उनके मंत्री सुरक्षित रह सके। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, किलेबंदी बोलते हैं इसको। बाउंड्री लगाना मतलब किलेबंदी। अब ये जो बाउंड्री है ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है ना। लोहे की हो सकती है, पत्थर की हो सकती है, या बड़े बड़े लकड़ियों की हो सकती है। जैसे भी उनको सहूलियत लगती होगी वैसे वो करते होंगे। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। केवल पत्थरों की होती थी, ये बात सही नहीं है, अलग अलग चीजों की होती थी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, पहले जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे वो ऐसे मिलान वाले पूछे जाते थे। अभी क्या पूछा जा रहा है, युग्म वाले ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेट उठा के देखे हैं अलग अलग पेपर के, चाहे सीटेट हो चाहे कोई और हो। तो उसमें ऐसे युग्म पूछे जाते हैं, यानी कि ये युग्म लगे हुए हैं। अब इनमें से जो युग्म सही नहीं है उसको आपको टिक करना है। ठीक है। और जब ये वीडियो पूरे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ये वीडियो खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भी दिखाऊंगी इसमें, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि महाजनपद और उनकी राजधानियां। ठीक है। जो 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानियां, वो भी मैं अभी जब ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तब आपको विस्तार से बताऊंगी। ए है, अंग। अंग की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी थी चंपा। बी है, कौशल, उसकी थी अक्षितरा। और सी है, वत्स, वत्स की थी कौशाम्बी। डी है, मत्स्य, मत्स्य देश की थी विराटनगर। देखो, अंग की चंपा थी, ये आपको याद करना पड़ेगा। कौशल जो है वो आज का जो अयोध्या है, पहले उसको कौशल बोलते थे। ठीक है। कौशाम्बी कहाँ है? कौशाम्बी भी उत्तर प्रदेश में है, कौशल भी आज के उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है। और जो मत्स्य बोला गया है, जो विराटनगर है, आपने ये सभी आपने कहीं ना कहीं जब महाभारत देखी होगी तो ये इन सभी नगरों के नाम कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे। ठीक है। तो इसमें जो सुमिलित नहीं कर रहा है वो हो जाएगा बी वाला, कौशल की राजधानी ये नहीं थी। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महाजनपद कालीन राजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजा के पास स्थायी सेना थी। दूसरा है, सेना का भुगतान आहत सिक्कों में होता था। आहत सिक्के का मतलब तो आप समझते होंगे। अ, जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है उनको नहीं पता चल रहा होगा। आहत सिक्कों का मतलब है कि सोने, सॉरी, चांदी या तावे के ये सिक्के बनाए जाते थे और उन पर क्या किया जाता था, उन पर एक मोहर टाइप की लगा दी जाती थी। ठीक है। यानी कि उनको किसी पत्थर से या किसी चीज से प्रेस किया जाता था, ताकि जो आकृति है वो छप जाए। ठीक है। यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ठप्पा लगाया जाता था। ठीक है। आहत, इसलिए उनको क्या बोला गया है, आहत। नेक्स्ट है अ, तीसरा, सेना को केवल युद्ध के समय बहाल किया जाता था। तो देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देखो, कभी भी हम सेना को ऐसा नहीं रख सकते हैं कि जब युद्ध की जरूरत पड़ी हमने तुरंत सेना बनाई, ठीक है, और उसको पेमेंट पे बुला लिया। ऐसे थोड़ी ना होता है। सेना तो आपको पूरी साल से साल रखनी ही पड़ेगी, तभी वो, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। उनको बताया जाता है युद्ध के समय आपको कैसे काम करना है, किस तरह से हथियार चलाने, किस तरह से क्या करना है।
क्वेश्चन नंबर 4, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्यों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी कि इसमें से कौन सा सही है वो हमें देखना है। पहला है, गणराज्य में शक्ति परिवार और कुलों के प्रमुखों के हाथ में रहती थी। दूसरा है, गणराज्य में वंशानुगत राजकता का प्रचलन था। तीसरा है, शाक्य और लिच्छवी। शाक्य वंश के कौन थे? महात्मा बुद्ध। लिच्छवी वंश के कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, वंशों के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो इसमें ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें राजा आएगा। ठीक है, राजा आएगा, ये जो ता है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कि गणराज्य में वंशानुगत राजा का प्रचलन था। राजा का मतलब हो गया कि वहां पर लोकतंत्र नहीं चलता था। ठीक है, राजतंत्र चलता था, जबकि ऐसा नहीं है, वहां पर राजतंत्र चलता था। ये जितने भी वो थे महाजनपद, ज्यादातर में वो ही चलता था, राजतंत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बज्जी संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। दूसरा है, बज्जी में गढ़ प्रकार की शासन व्यवस्था थी। तीसरा है, गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 का, वो हो जाएगा सी। ये तीनों ही सही है। ठीक है, ये बज्जी के संबंध में जो तीनों दे रखे हैं वो तीनों ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बज्जी संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ए है मजी मजीझम निकाय, बी है विनय पिटक, सी है दीर्घ निकाय, और डी है अभिधम पिटक। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दीर्घ निकाय। ठीक है, कौन सा? दीर्घ निकाय। और ये एनसीईआरटी के से ही हैं सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, ये आपके बुक में ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारे आंसर आपको आपकी बुक में ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 7, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का प्रयोग किया जाता था? ए है गैरिक मर्द भांड, बी है चित्रभूषण मृद भांड, सी है कांसा का मृद भांड, और डी है लोहे से बना मृद भांड। तो इसका 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चित्रित भूसा मृद भांड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत से बाहर सिकंदर द्वारा जीते गए प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं था? कौन सा शामिल नहीं था? देखो, जो सिकंदर था वो जब यूनान से आ रहा था तो वो ज्यादातर सभी देशों को जीतता हुआ आ रहा था। ठीक है, अपने भारत में भी उसने झेलम के आसपास एक पोरस राजा से युद्ध किया था। झेलम नदी के आसपास उनका राज्य था, और उस युद्ध में पोरस राजा की हार हुई थी और सिकंदर की जीत हुई थी। लेकिन सिकंदर उनकी बहादुरी से इतना ज्यादा खुश हुआ कि बाद में उनका पूरा सारा कुछ वापस कर दिया था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सिकंदर ने कौन कौन से जीते थे। ए है एशिया माइनर यानी तुर्की, बी है इराक, सी है ईरान, डी है अफगानिस्तान। तो इसका जो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अफगानिस्तान। उसने नहीं जीता था सिकंदर ने, क्योंकि जो अफगानिस्तान है वहां पर पहाड़ी इलाका ज्यादा है, शायद इसलिए नहीं जीत पाया होगा। वैसे भी अफगानिस्तान का इतिहास रहा है कि वहां पर बाहर के लोगों ने शासन नहीं किया है। ठीक है, चाहे अंग्रेज हो चाहे कोई और भी हो, लेकिन बाहर के लोगों ने अफगानिस्तान में शासन नहीं किया है। वहां के लोग कुछ ऐसे हैं कि अपने ऊपर शासन नहीं करने देते दूसरे लोगों को। तो अफगानिस्तान का ये इतिहास रहा है शुरू से ही कि बाहर के लोग वहां पर शासन नहीं करते हैं, वहां के अपने ही लोग शासन में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अश्वमेध यज्ञ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो आप जानते ही होंगे, रामायण में भी अश्वमेध यज्ञ हुआ था। किसने किया था? भगवान श्री राम ने। ठीक है, अब इसके संबंध में देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला है, इस यज्ञ का आयोजन करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। दूसरा है, अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित सभी राजा या तो उस राजा के मित्र होते थे या फिर उस राजा के अधीन होते थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दोनों। अश्वमेध यज्ञ करने का मतलब ही ये था, राजा तब अश्वमेध यज्ञ करता था जब उसको पता होता था कि आसपास के जो लोग हैं या तो वो उसके मित्र हैं या फिर वो उसके अधीन है। अधीन है मतलब वो उसको टैक्स देते हैं, है ना। यानी उन्हें उसने युद्ध में हराया है और उन्होंने
ये स्वीकार किया है कि ठीक है हम आपके अधीन रहेंगे, आपके ही फैसले हमारे राज्य में भी चलेंगे, तो उसको बोलते हैं अधीन। तो ऐसा ही राजा अश्वमेध यज्ञ करता था, और अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जैसा कि आपने रामायण में देखा होगा कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, उसके पीछे छोटी सी एक सेना होती थी, कुछ सैनिक होते थे, और उस घोड़े को जो भी राजा पकड़ लेता था उससे युद्ध करना पड़ता था, और जो राजा अपने क्षेत्र में से निकलने देता था वो राजा मित्र समझा जाता था अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के। तो रामायण में किसने पकड़ा था? जो घोड़ा था उसको पकड़ा था लव कुश ने, ठीक है, और बाद में भगवान श्री राम की सेना से उन्होंने युद्ध किया था, है ना। और उसमें जो हनुमान जी थे उनको बंदी भी बनाया था उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बाद के वैदिक काल में सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि वैदिक काल के बाद किस तरह की सामाजिक स्थितियां थी उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है, महिलाओं और शूद्र दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। देखो वैदिक काल में थी, ठीक है, वैदिक काल में अनुमति थी, लेकिन वैदिक काल का जो बाद का समय था वहां पर कहीं ना कहीं महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाने लगा। दूसरा है, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। ये बिल्कुल सही है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसके आधार पर तय की जाती थी? जन्म के आधार पर। यानी कि तुम जहां भी जन्म लोगे, जिस घर में जन्म लोगे, तुम्हारा जो वर्ण है वो वही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप जर्नल के घर में जन्म लोगे तो आप जर्नल हो, आप एससी के घर में जन्म लोगे आप एससी हो, अगर आप ओबीसी के घर में जन्म ले रहे तो आप ओबीसी हो। लेकिन जब ये वर्ण व्यवस्था शुरू की गई थी तब ये जन्म के आधार पर नहीं थी, तब ये कर्म के आधार पर थी, ठीक है। अगर हम शुरुआती दौर देखें जब वर्ण व्यवस्था शुरू की गई थी तो ये किस आधार पर थी? ये कर्म के आधार पर थी। यानी कि जो जैसा काम करता था, जो व्यापारी का काम करता था उनको जनरल की कैटेगरी में रखा जाता था, युद्ध करता था उसको जनरल की कैटेगरी में रखा जाता था। इस तरह से था कर्म के आधार पर। लेकिन बाद में लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर लेते हैं। तो जब पहले कोई भी परंपरा बनाई जाती है, कुछ भी चीजें होती हैं वो शुद्ध होती है, बाद बाद में फिर ढकोसलेबाजी ज्यादा होने लगती है और जो शुद्ध चीजें हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगती हैं, ठीक है। अब आजकल ये गुरु जी महाराज को सब लोग मानते हैं, अलग अलग सबने गुरु बना रखे हैं और वो अलग अलग बातें करते हैं, ठीक है। एक ही अगर प्याज खाने की हम बात करें तो हर गुरु जी के अलग मत है ना। जबकि मैं आपको सही व्याख्या बता रही हूँ, शास्त्रों के अनुसार क्या है कि प्याज इसलिए नहीं खाते हैं जो संत लोग होते हैं, जो पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, क्योंकि प्याज में तमोगुण होता है। तमोगुण मतलब उसमें उसे खाने से हमें थोड़ा गुस्सा आता है ना, हम उत्तेजित जल्दी हो जाते हैं, तो उस प्याज में ये गुण होता है, इसलिए वो संत लोग जो होते हैं वो प्याज नहीं खाते हैं। अगर आप अलग अलग महाराज जी से अलग अलग पूछे कि प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए तो वो अपना कुछ अलग ही बताएंगे और बहुत गलत चीजें बताएंगे, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि आयुर्वेद में प्याज को निषेध नहीं माना गया है, ठीक है। अगर प्याज इतना बुरा होता तो आयुर्वेद नहीं मानता ना उसको। और लहसुन को भी निषेध नहीं माना गया है, लहसुन भी खाने की हिदायत दी जाती है। खुद रामदेव बाबा भी बोलते हैं कि हाँ लहसुन खाना चाहिए, ठीक है। कुछ बीमारियों का इलाज लहसुन से होता है, प्याज से भी होता है, आंखों का भी इलाज होता है, बालों का भी इलाज होता है, बहुत सारी चीजों में प्रयोग किया जाता है। तो जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो वो पूरी तरह से चीज दूषित हो जाएगी। उसी तरह से धर्म है, आप धर्म में बहुत ज्यादा घुसोगे, हर चीज आप ज्यादा करोगे, गुरुओं से ज्यादा पूछोगे, ये करोगे वो करोगे, तो क्या होगा? आप ढकोसलेबाजी में घुस जाओगे, मीन्स आप मुख्य धारा से हट जाओगे। आपका जो उद्देश्य है, आपका उद्देश्य है भगवान से कनेक्ट करने का, लेकिन आप भगवान से कनेक्ट तो होगे या नहीं होगे वो तो पता नहीं, लेकिन इस बृहस्पति में, शुक्र में, शनि में, इन सब में फंस जाओगे। और उनका अलग ही होता है कि इस दिन को सर नहीं धोना है, इस दिन को चावल नहीं बनने, इस दिन को ये नहीं होना, इस दिन को वो नहीं होना है। जबकि अगर आप शास्त्र उठाकर देखेंगे तो ऐसी कोई भी चीज कहीं भी नहीं है। अब लोग अपने हिसाब से चीजों को बनाते रहते हैं। वैसे ही ये वर्ण व्यवस्था थी, जब शुरू में स्टार्ट की गई थी तो बिल्कुल शुद्ध थी और अच्छी थी और सब कुछ सही था। लेकिन बाद में लोगों ने अपने फायदे के लिए कि भाई हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो हमारे बच्चे को कोई शुद्ध ना बोले, ठीक है, कोई हमारे बच्चे को व्यापारी ना बोले। अगर हम ब्राह्मण है तो हमारा बेटा चाहे जो काम करे लेकिन उसको ब्राह्मण ही बोलना चाहिए, ठीक है, लोगों को उसे ब्राह्मण के रूप में ही देखना चाहिए। तो लोगों ने अपने फायदे के लिए और कुछ लोगों ने चुप रहकर अपने आप का शोषण होने दिया, ठीक है। इसमें महिलाएं भी पूरी तरह से शामिल है। अगर महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है तो वो शोषण झेल रही है, इसलिए उनके साथ शोषण हो रहा है। अगर आप नहीं झेलोगे तो एक दो पीढ़ी ही आपको बगावत करनी पड़ेगी, उसके बाद सब लोगों को समझ आ जाएगा कि आपके अधिकार हैं और उनको आपके अधिकार देने ही पड़ेंगे। तो इसमें अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो कभी भी इस तरह की चीजें होती हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ अपने लिए आवाज उठाना चाहिए।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जनपद के विपरीत महाजनपद के पास कोई राजधानी नहीं थी। ठीक है। दूसरा है, महाजनपद के अधीन काम करने वाले सैनिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल बी। बी ही सही है, ए गलत है, क्योंकि जनपद में भी राजधानियां होती थी और महाजनपद में भी राजधानियां होती थी। जनपद क्या था, जो शुरुआती दौर में जो छोटे छोटे राजा बनने स्टार्ट हुए थे वैदिक काल में, वैदिक काल के बाद, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा शासन व्यवस्था शुरू हुई थी, वो था जनपद। अब महाजनपद क्या था, महाजनपद था जब वो इलाके बड़े होने लगे, ठीक है, तो राजा अपने रूप में आने लगे। जनपद तक राजा नहीं होते थे, जनपद तक वो क्या होते थे, कबीले के सरदार टाइप के होते थे। मतलब एक शहर के मालिक मान लो, है ना, आज आज जैसे शहर होते हैं, बड़े बड़े शहरों के मालिक टाइप मान लो, कि धनवान लोग हैं तो उनकी बात मानी जा रही है क्योंकि वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन महाजनपद काल में क्या होने लगा कि जो एरिया है वो बड़े होने लगे। अब जब बड़े होने लगे तो उनके पास टैक्स लेने लगे वो लोगों से। जब वो टैक्स आने लगा तो पैसा आने लगा। जब पैसा आने लगता है तो हर इंसान बदल जाता है, ठीक है, कोई भी इंसान हो, जब पैसा आता है तो चमक धमक आती है। फिर उनके कपड़े अलग होने लगे, फिर उनके मुकुट बनने लगे, फिर वो राजा के रूप में अपना राज सिंहासन पर बैठने लगे, सारी चीजें होने लगी और फिर उनकी राजधानियां बनने लगी। ठीक है, तो महाजनपद में और जनपद में क्या फर्क है, जो जनपद है वो छोटा रूप है, महाजनपद क्या है, बड़ा रूप है। यानी कि शुरुआती दौर में उसको हम जनपद बोलते थे, जैसे जैसे इलाके बड़े होते गए, राजा अपने रूप में आते गए, मंत्रियों को रखने लगे, सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से होने लगी, तो हम उनको महाजनपद कहने लगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, माउस पता नहीं क्यों चलता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, महाजनपद काल के दौरान कर संग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कर व्यवस्था कैसी थी, टैक्स कैसे लिया जाता था। ठीक है, पहला है, फसलों पर जो कर लगाया जाता था वह उत्पादन का 1/6वां हिस्सा था। दूसरा है, फसल पर एकत्रित कर को विस्वा के नाम से जाना जाता था। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कि फसल का 1/6वां हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13, महाजनपद काल में कृषि प्रणाली में परिवर्तन देखा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किस तरह का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है महाजनपद काल में। पहला है, लकड़ी के हल की धार की जगह लोहे वाली धार ने ले ली। देखो, अगर महाजनपद के समय से पहले के समय की बात करें तो तब तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। वैदिक काल में लोहे का जिक्र कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वैदिक काल का ये जो बाद का समय है वहां पर हमें लोहे का जिक्र देखने को मिलता है। जैसा कि इसमें दे रखा है कि पहले हलों में किसी भी तरह के लोहे का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन बाद में लोहे का वो ब्लेड के रूप में प्रयोग करने लगे थे। नेक्स्ट है दूसरा, लोगों ने धान की रुपाई शुरू कर दी थी, है ना, तो इसका ये भी सही हो जाएगा, ये दोनों सही है। जबकि अगर महाजनपद काल से पहले की बात करें तो धान की खेती ऐसे ही होती थी जैसे गेहूं की खेती है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि धान की जो खेती होती है वो पौध लगाकर की जाती है, जबकि जो गेहूं की खेती है वो कैसे की जाती है, वो बीज बिखेर कर ही की जाती है। ठीक है, यानी कि खेत में बीज बिखेर देते हैं तो गेहूं की बाल आ जाती, गेहूं के पौधे बड़े हो जाते हैं, फिर उनमें से बाल निकलती है। लेकिन धान को अलग तरीके से उगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब देखो, मैंने एक शॉर्ट वीडियो के बारे में आपसे जिक्र किया था, तो हम उसको भी देखेंगे, वो भी अच्छी तरह से। अब देखते हैं इसको, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, है ना, छोटी है। आइए देखते हैं। पहला है अंग। अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी कौन थी, चंपा या मुंगेर। ठीक है, दूसरा है मगध, जो आज का पटना है, ठीक है, ये बिहार में है। ठीक है, उसके आसपास के इलाका जो था वो कौन सा था, मगध, जिसको बोलते हैं, जिसकी राजधानी थी गिरिब्रज, ठीक है, या राजगृह। नेक्स्ट है इसमें मल्ल, जिसका था कुशीनारा या पावापुरी। ठीक है, नेक्स्ट है काशी। काशी की थी वाराणसी, जानते हैं आप सब लोग काशी को तो, है ना। वाराणसी किसकी नगरी है, भगवान शिव की नगरी है। कौशल, ये थी श्रावस्ती या अयोध्या, या इसको फैजाबाद भी बोला जाता था। देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो कौशल देश का जिक्र मिलता है, कौशल के नाम से उस जगह को जानते थे। बाद में जब भगवान राम का जन्म हुआ तो उसको फिर बाद में वो अयोध्या के नाम से जाने लगा, है ना। और फैजाबाद जब मुगल आए तो उन्होंने अयोध्या का नाम हटाकर फैजाबाद रख दिया, लेकिन अभी वापस से उसका नाम क्या है, अयोध्या है। ठीक है, अयोध्या, कौशल, श्रावस्ती एक ही बात है। ये मैंने स्लैश में इसलिए लिखे हैं ताकि आपको नाम पता रहे कि किस जगह के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल था
अहिच्छत्र एवं काम्पिल्य। ठीक है। नेक्स्ट है 7 कुरु। कुरु का क्या था? इंद्रप्रस्थ। यानी कि दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं ये इंद्रप्रस्थ में काउंट होते थे पहले। और इंद्रप्रस्थ राजधानी किसकी थी? ये थी पांडवों की। कौन थे पांडव? युधिष्ठिर और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये। बज्जी किसकी थी? विदेह या मिथिला। ठीक है। बज्जी की राजधानी कौन सी थी? विदेह या मिथिला। देखो अटपटे से नाम इसलिए क्योंकि ये नाम सारे संस्कृत में है। ठीक है। नेक्स्ट है मत्स्य। ये थे विराटनगर यानी जयपुर। विराटनगर कहाँ है? जयपुर में। वत्स कहाँ है? कौशाम्बी। ठीक है, इलाहाबाद। नेक्स्ट है सूर्यसेन। सूर्यसेन था मथुरा। चेंदी ये थी शुक्तिमती। और अश्मक ये था कोतन या कोटली। अवंती। अवंती के बारे में सुना होगा ना आपने? कहाँ सुना होगा? आपने सुना होगा बाहुबली वाली मूवी में। उस लड़की का नाम अवंती होता है जो हीरोइन होती है। और माहिष्मती साम्राज्य दिखाया गया था। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में से प्रेरित होकर ये कहानी बनाई गई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश में एक साम्राज्य था जिसका नाम था माहिष्मती। है ना? साम्राज्य नहीं, उसको महाजनपद बोल सकते हैं। महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपद कौन सा था? अवंती। उसकी राजधानी कौन सी थी? उज्जैन में माहिष्मती। ठीक है। गांधार की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। गांधार कहाँ है? ये आपका अफगानिस्तान में पड़ेगा। ठीक है। गांधार की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। ठीक है। और कंबोज की जो राजधानी थी वो थी फाटक या जयपुर, या फिर हम कश्मीर भी, सॉरी, राजपुर, या हम कश्मीर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो आप ये बात जान सकते हैं, देख सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक ये पूरा हिंदुओं का ही शासन था यहाँ पर। ठीक है। हिंदू राजाओं का ही था। और ये बाद में जैसे जैसे चीजें चेंज होती गई और राज सिंहासन हाथ से जाता रहा, और जो विदेशी थे उन्होंने पूरा फायदा उठाया इसका। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।